नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, हम शुरू किए हैं यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट को। ये प्रैक्टिस सेट 30 प्रश्नों का होगा, जिसमें सभी प्रश्नों को हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक की सतह पर आने से रोकती है। मतलब वो कौन सा मंडल है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाया जाता है ओजोन परत। यही ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो ओजोन परत जो अधिकांश भाग समताप मंडल में पाया जाता है, इसलिए जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी आने से रोकने वाला जो मंडल होगा वो होगा समताप मंडल। पराबैंगनी किरणों से कई सारे रोग होते हैं, कई सारे डिजीज होते हैं, जिसमें से प्रमुख होता है स्किन कैंसर। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक होता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, जबकि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह पारित हुआ 1986 में। इसको ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1984 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी। उन्होंने गंगा की सफाई के लिए, गंगा की स्वच्छता के लिए शुरू किया था गंगा एक्शन प्लान। तो इसका उत्तर होगा गंगा के जल की गुणवत्ता को में सुधार के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। तो पहले गंगा कुछ इस तरीके से गंदी थी, तो इसमें सुधार करने के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। गंगा के प्रदूषित होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे म्युनिसिपल वेस्ट यानी कि जो शहरी जो कचरा होता है वो होता है, औद्योगिक कचरा, धार्मिक जो वहाँ पे क्रियाकलाप होते हैं, उन सब चीज़ों, डेड बॉडीज़ जो है गंगा में प्रवाहित कर दी जाती हैं। ये सब जो होते हैं गंगा के प्रमुख जो है गंदगी के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। एक है राजस्थान में झीलों का शहर, एक है मध्य प्रदेश में झीलों का शहर। राजस्थान में उदयपुर को कहते हैं झीलों का शहर, जबकि मध्य प्रदेश में भोपाल शहर को कहते हैं झीलों का शहर। झीलों का शहर भोपाल और झीलों का शहर उदयपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ज्वालामुखी के फटने के बाद उससे उद्गार होने के पश्चात जो निकलता है उसे कहते हैं लावा। यही लावा जब जम जाता है तो यह काले रंग का हो जाता है। धीरे धीरे अपरदन के पश्चात यह काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो काली मिट्टी जो होती है वो लावा द्वारा निर्मित होती है। अगला प्रश्न, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या है। कोई भी परिकल्पना हो या फिर कोई भी नियम हो, जब उसे बार बार परीक्षण किया जाए किंतु वह हर बार सही पाया जाए, उसमें त्रुटि होने की संभावना ना हो, तो उसे कहते हैं सिद्धांत। कोई भी सिद्धांत कई सारे परीक्षणों के पश्चात जब वो प्रूव हो जाता है तब वह बनता है सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण विधि है। इनमें से कौन सी है जो उपयुक्त शिक्षण विधि है। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। श्रुतलेख केवल लिखने के से संबंधित है, श्रुतलेख इसमें भी है और श्रुतलेख यहाँ पर भी है। श्रुतलेख का मतलब होता है कि सुनकर लिखना, इससे लेखन कौशल का विकास होता है। लेकिन विचार गोष्ठी और कार्य योजना यह उपयुक्त शिक्षण विधि है। विचार गोष्ठी क्या होता है कि जब कई सारे लोग एक साथ बैठते हैं, उनमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे की बातों को सीखते हैं, समझते हैं और उनका विकास होता है, उससे उनके अनुभव में वृद्धि होती है। कार्य योजना यह जिसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, जब बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो वह चीज़ों को स्वयं से खोज कर एक एक चीज़ों को मतलब बारीकी से सीखता है और खोज कर सीखने से उसका ज्ञान स्थायी होता है। तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है इसके उपयुक्त शिक्षण विधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वो गैस होती हैं जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर एक लेयर बना लेती हैं, जो प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आती है उसे लौट कर वापस नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड 56.4% है, नाइट्रस ऑक्साइड 5.4%, मीथेन है, मीथेन 16.3%। इसके अलावा
ओजोन यानी O3 10.2%, हाइड्रोकार्बन है 11.6%। हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण कई कारणों से होते हैं, जैसे ट्रेन की आवाज़, वायुयान की आवाज़, जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रियल एरिया होती है वहाँ की मशीनों की आवाज़, वाहनों की आवाज़, और माइक से चिल्लाते हैं जो वो आवाज़। तो बहुत सारे आवाज़ जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। इसकी इकाई होती है डेसिबल। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर को समझिएगा, जैसे कोई सड़क है, सड़क पर वाहन चलते हैं तो वाहनों से निकलने वाला जो शोर होता है वो प्रदूषण का कारण बनता है, जिससे बचाव के लिए सड़क के किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं। ये पेड़ जो होते हैं वाहनों के जो आवाज़ निकलते हैं, शोर होते हैं, इनकी पत्तियां उसको रोक लेती हैं, एक बाधा का काम करती हैं, और बाकी उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां लोग रहते हैं वहां पर ज़्यादा शोर नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त जो वृक्ष होता है वो होता है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ एक ऐसे सीधा होता है, इसमें जो है ज़्यादा डालियाँ नहीं होती हैं, इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो लहरदार होती हैं। लहरदार होने के कारण ये सबसे ज़्यादा जो होता है ध्वनि को रोकने का काम करती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है इनमें से? ताप्ती नदी नहीं, यह अरब सागर में गिरती है। नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है। सिंधु जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान को दो भागों में बांटते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। जबकि नर्मदा, ताप्ती, लूणी, साबरमती, मांडवी, शारावती, भरतपुजा, ये सब जो है अरब सागर की नदियां हैं। लेकिन ये सुवर्ण रेखा नदी है वो जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? जैसे जहाँ से नदी निकलना प्रारंभ करती है तो वहाँ पे एक तीक्ष्ण कटाव हो जाता है, जिसकी वजह से नदी का आकार कुछ वी आकार का हो जाता है। यहाँ पे तीव्र ढाल या फिर तीव्र चढ़ान होता है। धीरे धीरे जैसे नदी आगे बढ़ती है और जैसे उसमें जमाव होना प्रारंभ होता है तो यही जमाव ऐसे बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है तो ये यू आकार का बन जाता है। तो यू आकार की जो घाटी होती है वो हिमानी द्वारा निर्मित होती है और ये नदी में बनती है। राकेश 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? कोई बच्चा है राकेश जो कक्षा 5 में पढ़ता है, उसे जो कार्य दिया जाता है वो कार्य करके विद्यालय में नहीं आता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रधानाध्यापक से को जानकारी में लाना चाहिए? नहीं। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? नहीं। उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी, लिखित की कोई बात ही नहीं है। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, यानी हम उसको जानने का प्रयास करेंगे कि किस कारण से वह कार्य को कर कर विद्यालय में नहीं आता है और उसे उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे, उसे सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सा महासागर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? भूमध्य सागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, मतलब इनमें से वो कौन सा सीरीज है जो सभी बीमारियां मच्छरों से होती हैं? इसमें होता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि मियादी बुखार यानी जो हैजा ये जो है मच्छरों से नहीं होता है, इसमें भी हैजा है, ये भी मच्छर से नहीं होता है। HIV एड्स जो है ये मच्छर से नहीं होता है। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न, घटपर्णी पौधा है। घटपर्णी पौधा होता है जो, इसमें एक आकृति आप इसे देख सकते हैं, घटपर्णी पौधा है। इसमें कुछ ऐसी आकृति बनी रहती है, इसके अंदर जो होता है एक खुशबूदार पदार्थ होता है जिसको खाने के लिए कीड़े मकोड़े या फिर चूहे, यहाँ तक कि मेढक भी इसके पास जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और इसमें लसलसा नुमा पदार्थ होता है जिससे वो चिपक जाते हैं और ये अपनी पत्ती को ढक लेता है और इसके अंदर इनको पचाकर ये उसका उपयोग अपने भोजन के रूप में कर लेता है। मतलब ये घटपर्णी जो पौधे होते हैं ये ज़मीन से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, अपने पोषण के लिए ये कीड़े मकोड़ों या फिर छोटे छोटे जंतुओं को फंसाकर उनको अपना भोजन बना लेते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर ये खा जाते हैं। अगला प्रश्न,
नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह बिल्कुल सही बात है। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर हुआ, कटहल हुआ, ये सब्जियां होती हैं और ये फल भी होते हैं। कटहल है, इसको कच्चा आप बनाकर खाएंगे तो सब्जी के रूप में होगा। जब ये पक जाने के बाद इसका जो कोवा होता है उसको निकाल कर खाएंगे तो वो फल के रूप में होता है। टमाटर भी सिद्ध किया जा चुका है कि यह फल और सब्जी दोनों की श्रेणी में आता है। इसका उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना बढ़ जाती है? संभावना नहीं है। जब आप वयोवृद्ध लोगों से आप उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे उन चीज़ें पूछेंगे, आप उनसे जब प्रश्न करेंगे आपको चर्चा करने का अवसर मिलेगा। जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो उनके साथ साथ आपको अपनी भी अभिव्यक्ति करने का मौका मिलेगा। ये तीनों जो हैं इसके सही जवाब होंगे, जबकि प्रयोग इसमें नहीं आता है। चर्चा करके आप किसी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कौन से कौशल की संभावना नहीं है? तो वह प्रयोग की। यहाँ पे प्रयोग कौशल की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी समूह कार्य कर रहे बच्चे, उनमें से कौन सा जो सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी बच्चे हैं वो समूह में कार्य कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा वो है जो उनके सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन कर सकता है? तो ये होगा मौखिक प्रश्न। जब बच्चे एक दूसरे से मौखिक प्रश्न करेंगे तो वे अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, उनसे उनकी जो सामाजिक व्यक्ति विशेषताएं हैं वो निकल कर सामने आती हैं। दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण और निर्धारण मापनियाँ, ये तीनों जो हैं लिखित अभिव्यक्ति के एक साधन हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।